नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 बहुत इंतजार हो रहा था, लेकिन इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हमारे साथ मेरे सहयोगी विवेक आनंद जी हैं। विवेक जी, चूंकि एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल में हमने ये देखा है कि बिहार में इस बार महागठबंधन जीत, हर सर्वे बता रहे हैं, लेकिन 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी तो ये जो एग्जिट पोल है ये एग्जैक्ट पोल में बदल जाएगा क्या? सबसे मज़ेदार ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहा है और जिस तरीके से मेरे ख्याल से एग्जिट पोल वही है जो जैसी तेजस्वी की रैली में भीड़, बिल्कुल। तो लोग जो कहते हैं कि तेजस्वी की रैली में आने वाली भीड़ वोटर्स में कन्वर्ट हो पाएगी, उसी तरीके से अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो एक्चुअल रिजल्ट में तब्दील हो पाएगी। ये दोनों बहुत बड़ा सवाल है। 2015 की बात कीजिए आप, तो 2015 में जिस तरीके से एग्जिट पोल आया था उसमें उस वक्त जो महागठबंधन था, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का जो बड़ा गठबंधन बना था, तो उस वक्त भी उतनी सीटें उसको नहीं दी गई थी। 2015 के एग्जिट पोल में तकरीबन 110-112 के आसपास में सीटें दी जा रही थी महागठबंधन को, जो कि उस समय बहुत बड़ा चंक था, बहुत बड़ा अलायंस था। जो बिहार की जो जातीय राजनीति में है, तो जातीय राजनीति में सबसे फिट बैठने वाला गठबंधन था, जिसमें आरजेडी का एमआई समीकरण भी था, बिल्कुल, जिसमें जेडीयू का अति पिछड़ों का भी संगठन था, प्लस कांग्रेस का जो सवर्ण वोट बैंक है, जो अगड़ी जातियां के वोट बैंक जो पहले थे, उनका भी योगदान उसमें माना जाता है। हालांकि उसमें भी एग्जिट पोल एक्चुअल में सही साबित नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय महागठबंधन तकरीबन 178 सीटें लेकर आया था। तो इस बार भी एग्जिट पोल, इस बार तो सर्वे 180 तक दे रहे हैं। लेकिन विवेक जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं कि जो पहले तो गठबंधन होता था, लेकिन पिछली बार हमने देखा कि महागठबंधन बिहार में बना, और महागठबंधन इसलिए बना क्योंकि हमने देखा कि जेडीयू के साथ आरजेडी आई, कांग्रेस आई, लेकिन इस पिछली बार इतनी उम्मीद नहीं की जा रही थी जितनी उम्मीद इस बार की जा रही है इस सर्वे में। इसका क्या वजह है? आप ये सोचिए कि पिछली बार जब महागठबंधन बना था, नीतीश जी कहते हैं कि महागठबंधन का नाम तो मैंने ही दिया है, और मेरे निकलने के बाद तो महागठबंधन वो रहा नहीं, क्योंकि जब मैं ही निकल गया तो महागठबंधन कैसे रहा। तो उस समय महागठबंधन के पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक यही दिया गया था कि भाई उसमें बिहार की राजनीति में 3 बड़ी पार्टियां हैं, एक आरजेडी, दूसरी जेडीयू और तीसरी बीजेपी। इसमें से अगर कोई भी 2 पार्टी एक साथ में आ जाती है तो बड़ा चंक मिल जाता है। और उस समय आरजेडी और जेडीयू के साथ में कांग्रेस, ये 3 बड़ी पार्टियां थी, तो एक्चुअल में महागठबंधन तो ही थी, बिल्कुल। उसके बाद से फिर तो महागठबंधन रहा नहीं। अब जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त जो महागठबंधन है उसमें आरजेडी के अलावा कौन है? कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां हैं। तो किस आधार पे इतना बड़ा तेजस्वी पे इतना ज़्यादा भरोसा करना और आरजेडी पे इतना बड़ा? एक बात जो लगातार इस चुनाव में होती है, एक अनुभव की भी बात हुई। नीतीश कुमार या जेडीयू या बीजेपी भी कहती रही कि भाई 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी नया लड़का है, 31 साल उम्र है। तेजस्वी कहते रहे मैंने तो 5 साल में 15 साल का अनुभव ले लिया, मैं विधायक भी रहा, मैं डिप्टी सीएम भी रहा, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो 15 साल बनाम 5 साल, या फिर इसे हम अब मुद्दों पर आएँ तो रोजगार से जोड़ें, 10 लाख नौकरियां या 19 लाख रोजगार, ये क्या मुद्दे इस बार तेजस्वी ने कुछ ऐसा छू लिया कि जो लोगों को कनेक्ट कर गए? सबसे बड़ी बात यह है ना कि इस पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव एक मंझे हुए राजनेता के तौर पे उभरे हैं। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने स्टार्टिंग में, आप गौर कीजिए कि जिस समय चुनाव की शुरुआत नहीं हुई थी, जिस समय तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, उस वक्त कहा जा रहा था कि बिहार में नीतीश का विकल्प कोई नहीं है, और विकल्पहीनता की वजह से ही नीतीश टॉप पे थे, और उनके जो लोग जो बता रहे थे उनको पसंदीदा सीएम के तौर पे, उनमें और तेजस्वी के बीच बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन जैसे ही तारीखों का ऐलान होता है, जैसे ही तेजस्वी यादव सभाएं करने लगते हैं, रैलियाँ करने लगते हैं, तो अपने आप माहौल ही बदल जाता है। तेजस्वी की रैलियों में आने वाले भीड़, और जिस तरीके से उन्होंने रोजगार को मुद्दा बनाया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात हवाई नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा प्लान बनाया कि ये हमारा प्लान है। उन्होंने ये बताया कि कैसे वहाँ 5.5 लाख वैकेंट सरकारी पद खाली है, और ये भी बताया कि बजट में कैसे विवेक जी, इसी पर मैं आ रहा हूँ, चूंकि जेडीयू ने कहा कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। उन्होंने पूछा कि इनको अनुभव नहीं है, इनको कुछ पता भी है पैसा कहाँ, क्या ये भी कहीं ना कहीं तेजस्वी का एक प्लस पॉइंट रहा कि भाई वो तो नौकरियां देने की बात तो छोड़ो, वो जो हम अनाउंस की बात कर रहे हैं वो तो उस पर भी कह रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा। क्या पब्लिक को ये चीजें जुड़ती हैं? हाँ, देखिए, वो इसका जवाब भी उन्होंने दिया। सबसे बड़ी बात थी कि तेजस्वी
यादव किसी सवाल को छोड़ नहीं रहे हैं या फिर कन्नी नहीं काट रहे हैं, वो हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। वो ये भी बताया उन्होंने कि हम कैसे बजट लेकर आएंगे। हालांकि उस पर आप इत्तेफाक रखें नहीं रखें ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उन्होंने वो प्लान तो बता दिया। बिल्कुल, पहली कैबिनेट में पहली कलम से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के चुनाव में जो एजेंडा सेट किया वो तेजस्वी यादव ने किया, जो नीतीश ने नहीं किया या सत्ता पक्ष बीजेपी ने नहीं किया। इस बार एजेंडा सेट करने का काम तेजस्वी ने किया। थोड़ा सा मैं पीछे आपको लेकर चलूंगा, क्योंकि बहुत इस चुनाव में बात हुई, हमने देखा तमाम रैलियों में 15 साल बनाम 15 साल की बात हुई, लेकिन मैं आपको 30 साल पीछे लिए चलता हूं। आप चूंकि बिहार से हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, लालू राज से पहले ये कहा जाता था कि जो निम्न तबका है, जो दलित तबका है, बाबू साहब से अपनी मजदूरी मांगते हुए भी उसको घबराहट होती थी और मजदूरी नहीं मिलती थी। लालू प्रसाद यादव इस मुद्दे पर 15 साल तक उन्होंने शासन किया कि हमने मजदूरों को, गरीब तबके को उसको अपनी आवाज़ कैसे उठाई जाए, ये उसको अधिकार हमने दिलाया, उसकी आवाज़ को हमने अपनी आवाज़ दी। लेकिन वहाँ से फिर जंगल राज की चीज़ें भी शुरू होती हैं। बिहार थोड़ा सा नीतीश कुमार के समय में 2005 में आकर बदलता है। क्या धीरे धीरे मुद्दे भी डाइवर्ट होते रहे समय के साथ साथ, और आज का मुद्दा नीतीश कुमार नहीं पकड़ पाए कि रोजगार मुद्दा है, नौकरी मुद्दा है, युवा मुद्दा है? देखिए, हर एक वक्त के साथ में मुद्दे तो बदलते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि वो अपने पिछले 5 साल का उतनी उपलब्धियां नहीं गिना पाए जितना वो डर दिखा पाए। 15 साल का डर दिखाते रहे। 15 साल का डर दिखाते रहे। तो दरअसल 15 साल काफ़ी वक्त हो गया। नीतीश कुमार के भी शासन के 15 साल हो गए। उनके पास में अगर वो अपने 15 साल के बेहतर शासन के बारे में ज़्यादा बता पाते या लोगों को ज़्यादा जागरूक कर पाते, वो जैसे ऐसी बात नहीं है कि बिहार में योजनाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, ज़मीनी स्तर पर अच्छी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उसको एजेंडा तो बना नहीं पाया नीतीश कुमार। एजेंडा क्या बना? तेजस्वी का 10 लाख सरकारी नौकरी। उन्होंने कोशिश की कि लालू राज में ये होता था, 15 साल पहले ये होता था, वो आतंक का राज था, जंगल राज था। लेकिन विवेक जी, क्या नीतीश कुमार अपने गठबंधन में, एनडीए में भी क्या कुछ अकेले पड़ते हुए दिखाई दिए? हमने पोस्टर भी देखा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का तो चेहरा नजर आया, नीतीश कुमार का नजर नहीं आया। या फिर उसी एनडीए के घटक दल जो केंद्र में है, लोक जनशक्ति पार्टी, वो अकेले फाइट कर रही है, और न सिर्फ अकेले फाइट कर रही है बल्कि वो जेडीयू के खिलाफ उसने कैंडिडेट खड़े किए, बीजेपी के खिलाफ नहीं किए। क्या ये सब चीजें भी हैं जो सिमट कर अब हमें एग्जिट पोल में दिखाई दे रही हैं, और 8 बजे जब गिनती शुरू होगी तो वो कहीं ना कहीं उसका एग्जैक्ट पोल में भी नजर आने लगेगा? देखिए, जहाँ तक ये चेहरे की बात है तो चुनाव से पहले ही मेरे ख्याल से बीजेपी ने सर्वे वगैरह करवाया था वहाँ पे, और ये बात आई थी कि वहाँ पे नीतीश सरकार के खिलाफ में एक एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में एक नाराज़गी है, और पिछले 15 सालों के शासन के बाद वो कुछ नया बदलाव चाहते हैं, है ना। अब चाहे वो इधर प्रवासी मजदूरों का मामला हो, बड़ी मात्रा में जो पलायन हुआ दिल्ली और मुंबई जैसे, सूरत जैसे क्षेत्रों से जो लोग मजदूर वहाँ पे लौटे और उनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो इन सब वजहों की वजह से वोट परसेंटेज पर भी इसका असर हुआ है। वहाँ के लोगों में नाराजगी तो थी। इस नाराजगी को बीजेपी और एनडीए में कैसे दूर किया जाए? दरअसल कोई चेहरा नहीं था जिसको आगे करके और कुछ नया कुछ किया जा सके। लेकिन चेहरे से इतर विवेक जी, हमने देखा कि जिस कोरोना से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, बिहार में वो वैक्सीन फ्री होने का वादा बीजेपी ने किया, लेकिन फ्री वैक्सीन को लोग नकारते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में वो नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। क्या ये समझ लें कि जो चुटकुला चल रहा है, जो जोक्स मीम्स बनाए जा रहे हैं कि भाई एक ही वोट है, नौकरी पहले ले लें, वैक्सीन तो बाद में लेते रहें? देखिए, ये तो खैर सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के बारे में सारे लोग भी जानते हैं कि कोरोना की वैक्सीन इतनी जल्दी आने वाली नहीं है ना। तो ऐसे बयानों पे कितना यकीन किया जाए? आखिर में आपको ये मानना पड़ेगा कि आज का वोटर जागरूक होता है, उसको पता है कि भाई कोरोना कितनी बड़ी महामारी है और कितने बड़े पैमाने पे फैली हुई है। वैक्सीन को लेकर जितने तरह के दावे किए जा रहे हैं, कोई नहीं पता कि वो अगले साल आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो ऐसे में ये वादा तो बहुत बड़ा, मतलब इस पे ज़्यादा यकीन करना मुश्किल है। आज के बुरे दौर में जो बिहार की जैसी हाल है, वहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है, और जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव ने नारा दिया, और जिस तरीके से 10 लाख, मतलब एक बहुत ही कैची वर्ड है, 10 लाख सरकारी नौकरी। बिहार की मानसिकता है सरकारी नौकरी की। अगर वहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपको पता होता है कि हर एक परिवार में सरकारी नौकरी का महत्व कितना बड़ा है। अगर सरकारी नौकरी में किसी बैंक में क्लर्क भी है तो समझ लीजिए कि उसकी अहमियत कितनी बड़ी हो जाती है। लेकिन इस चीज़ को बीजेपी ने रोजगार कहा ना, जब वो 10 लाख नौकरियों की बात करती है तो बीजेपी 19 लाख रोजगार करती है। लेकिन फिर जब बीजेपी ये बात कहती है तो हम केंद्र में देखते हैं कि 2 करोड़ रोजगार का भी वादा किया गया था। क्या इससे भी लोगों ने कनेक्ट किया है कि नहीं, आपने वहाँ तो पूरा नहीं किया तो यहाँ कैसे पूरा करेंगे? देखिए, 19 लाख सबसे बड़ी चीज़ है कि
तेजस्वी ने बहुत ही प्रिसाइज होकर कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रोजगार देंगे। रोजगार के कई तरीके हो सकते हैं। रोजगार में के तरीके नौकरी देना नहीं है। रोजगार में ये भी है कि जैसा आप कह सकते हैं कि हमारे ऑटो सेक्टर में इतनी गाड़ियां बिकी तो इतने लोगों को रोजगार मिला, जैसे कहा जाता है। हम रोजगार तो पकौड़े लगाना भी है ना। हाँ, तो वही रोजगार। तो तेजस्वी के 10 लाख सरकारी नौकरी के बाद सबसे पहले जो वादा किया था, उसके बाद से फिर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लागू किया कि भाई हम 19 लाख रोजगार देंगे। शायद मेरे ख्याल से मजबूरी में ये वादा करना पड़ा, और चूंकि सरकारी नौकरी का वादा पहले किया जा चुका था, तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए बीजेपी ने 19 लाख रोजगार की बात की है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस चुनाव में जब तेजस्वी 10 लाख नौकरियों की बात करते हैं तो बाकी मुद्दे कहीं ना कहीं छोटे होते हुए दिखाई देते हैं। हाँ। चाहे वो बिहार जब बाढ़ की चपेट में आया तो हमने देखा था सुशील कुमार मोदी खुद जो है पुल पर खड़े नजर आए थे परिवार समेत, उनका भी मकान पूरी तरीके से घर उनका डूब गया था, और भी तमाम इस तरीके की स्थिति हमने देखी। बिहार विकास के पैमाने पर हम आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्थिति 15 साल में बदली नहीं है। समय के साथ साथ विकास तो होता ही है। ये मुद्दे छोटे क्यों हो गए इस चुनाव? सबसे बड़ी बात है ना कि आप देखिए कि भाई मुद्दे कौन से बड़े बनेंगे। मुद्दे वो बड़े बनेंगे जब तेजस्वी यादव अपनी रैली में कहते थे कि हम अपनी कैबिनेट की पहली मीटिंग में 10 लाख सरकारी नौकरी पे सिग्नेचर करेंगे, और जनता वाह वाह करती थी, तालियां बजाने लगती थी। जनता में का उत्साह, जनता ने तो 2014 में भी 2 करोड़ नौकरियों पे भी ताली बजाई थी। हाँ, लेकिन इस बार आप ये देखिए ना कि जब तेजस्वी ने एक वादा कर दिया और मीडिया से लेकर हर एक जगह पर उसकी चर्चा चल रही है, लोग वाह वाह कर रहे हैं, तो फिर उन्हें और कोई एजेंडा लेने की जरूरत क्या है? अगर किसी और मुद्दे पे उठाते हो सकता है वो खुद फंस सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने पोस्टर में अपने पिताजी का चेहरा तक नहीं शामिल किया, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टिव होकर बहुत ही तरीके से उन्होंने पूरा कैंपेन संभाला है। जिस तरीके से कैंपेन उन्होंने रैलियां की है, लगातार 17, 18, 19 रैलियां की, जिस तरीके से बिल्कुल संयमित भाषा में जवाब दिया। एक तुलना 2014 के मोदी से भी तेजस्वी की हो रही, क्योंकि मोदी जिस तरीके की ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे 2014 में, उसी तरीके का ग्राफ इस बार तेजस्वी का भी दिखा है। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ऐसी तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि तेजस्वी पिछले 5 सालों में मतलब जिस तरीके से उन्होंने तेजी से बढ़े हैं, और पहले तो ये कहा जाता था कि एक विरासत में राजनीति मिली, विरासत को संभालने आए, और जिस तरीके से मैंडेट आया था 2015 में, तो उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी अपने आप मिल गई। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से वो सामने आए हैं, और जिस तरीके से कहा जाए एक मजे हुए राजनेता के तौर पे वो उभरे हैं। थोड़ा सा चूंकि मतगणना का जो समय वो धीरे धीरे करीब आ रहा, थोड़ा सा मैं आपको जो एग्जिट पोल है उस पर लाना चाहता हूँ। विवेक जी, कई एग्जिट पोल ऐसे हैं जो हंग असेंबली की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। तो अभी एक हमने देखा, चूंकि आज जन्मदिन भी कल तेजस्वी यादव का था, और उस पर हमने देखा था कि चिराग पासवान ने उनको बधाई दी और फिर तेजस्वी यादव ने शुक्रिया भाई करके लिखा। इसके भी सियासी गलियारों में कई मायने निकाले गए, कल दिन भर चलता रहा। तो चुनाव से पहले कुछ गठबंधन बनते हैं, लेकिन असल नज़र होती है 10 तारीख के बाद। तमाम सियासी पंडित बता रहे थे कि बिहार में जो असली नज़र होगी वो 10 के बाद होगी। क्या आप देख रहे हैं कि जो एनडीए है या यूपीए है, महागठबंधन है, 10 तारीख के बाद यानी कि आज के बाद अब जो तस्वीर बनेगी विधानसभा के अंदर, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ इधर से उधर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मतलब आप ये कहिए कि अभी तो हम आकलन कर रहे हैं एग्जिट पोल पे, और उसके आधार पे, और अगर सीटें एग्जिट पोल के मुताबिक नहीं आती है, अगर ऐसी किसी स्थिति में सामने होती है कि अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी बन के नहीं उभरे, अगर जेडीयू को कुछ सीटों का नुकसान हो तो बीजेपी को फायदा हो, उसी तरीके आरजेडी इतनी सीटें ले आए, तो वैसे में कोई नया समीकरण बन सकता है। सबसे बड़ी बात है कि एलजेपी ने तो अभी अपने ओपन ही रखे हैं। एलजेपी तो मूव कर सकती है कहीं पे, तो ऐसे में ये देखना सही में अभी जब तक नतीजे नहीं आ जाए, और नतीजे आने के बाद से कुछ नए समीकरण बन सकते हैं। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन नीतीश कुमार जो कि अब तक बिहार की राजनीति में कांग्रेस में भी और आरजेडी के साथ भी चले गए थे और बीजेपी के साथ रहते रहे, एक जो पलटू राम की उनकी छवि बनी थी, ये भी कहीं ना कहीं क्या डैमेज की है नीतीश कुमार को आम जनमानस। जो हमारे भी रिपोर्टर पंकज जी लगातार जो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वहाँ से भी इस तरीके की बातें आई हैं। नहीं, देखिए, ये इसने भी डैमेज की है छवि। नहीं, छवि की बात है तो छवि नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि रही है, लेकिन सवाल ये है कि जनता जो है, 15 साल का शासन एक लंबा शासन होता है। 15 साल अगर वो लगातार एक राज्य की सत्ता पे शामिल रहे हैं, और जब भी उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा भी, और जब वापस भी आया तो उन्होंने एक वैलिड रीज़न दिया, एक रीज़न दिया कि भाई इस वजह से हमने नाता तोड़ा, और फिर हमने जुड़ा तो भाई इस वजह से हम जुड़े। तो वो एक बड़ा रीज़न तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि 15 साल का शासन एक लंबा शासन होता है,
और 15 है। साल के शासन के बाद जनता हाँ। बदलाव मांग रही है तो कोई बड़ी बदलाव बात नहीं है। बदलाव चाहती है। और विवेक जी, कहा भी जाता है कि रोटी को भी उलटने पलटने की ज़रूरत होती है, वरना वो एक तरफ से जल जाती है। 15 साल लालू राबड़ी का शासन और अब 15 साल नीतीश कुमार का। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। चूँकि मतगणना में बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन TV9 भारतवर्ष पर हर एक सीट के बारे में हम आपको बताएंगे, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, कौन जीत रहा है। जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।